Good evening, friends. How are you? Fine. Let us discuss anthropology. Now, लॉइस मॉर्गन एक ने बुक लिखी है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट सोसाइटी। ओके, तो अब इन्होंने कहा कि ट्राइब है क्या। बेसिकली ट्राइब बेसिकली क्लैंस, कलेक्शन ऑफ क्लैंस को हम ट्राइब्स बोलते हैं। ओके, उनका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है डिस्टिंक्ट। अब शेड्यूल ट्राइब क्या होते हैं? Let us discuss। अब शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन करीब करीब इंडिया में एज पर सेंसस 2011 तो 10-11 करोड़ है, 10 to 11 करोड़। ओके, जैसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में, गोंड्स है, बिल्स है, संतल्स है, मुंडास है, होस है, मीनास है, मोरवान्स है, कौन्स है। ओके, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किनकी है? कौन्स एंड बिल्स की। अब बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी की बात करें, ट्राइबल, नेचुरली ट्राइबल फिजिकली भी डिफरेंट है और बायोलॉजिकली भी डिफरेंट है और कल्चरली भी डिफरेंट है। ओके, अब सेंट्रल इंडिया की जो ट्राइब्स हैं वो शॉर्ट स्ट्रेचर के हैं, मीडियम स्ट्रेचर के हैं और हेड उनके जो है वो ब्रॉड भी है, लॉन्ग भी है। नोज लॉन्ग भी है और ब्रॉड भी है। अब नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स में नोज जो है वो इनके शॉर्ट है, स्ट्रेचर भी इनका करीब करीब शॉर्ट ही है, मीडियम टू शॉर्ट स्ट्रेचर है और हेड इनका ब्रॉड है। ओके, देन उसके बाद सेंट्रल हिमालय की बात करें, वहां पे भी जो नोज है वो शॉर्ट है, स्ट्रेचर मीडियम है, शॉर्ट स्ट्रेचर के हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार वो भी शॉर्ट स्ट्रेचर के हैं, डार्क कंप्लेक्शन है उनका। जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब है उनमें येलो स्किन है, डार्कर कंप्लेक्शन है, जो हमें नीचे के ट्राइब्स मिलते हैं जो रूरल एरियाज में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में जो ट्राइब्स रहते हैं वो डार्क कंप्लेक्शन के हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर के हैं, ब्रॉड नोज है उनका। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ट्राइब्स जो है वो एलपी विद्यार्थी ने जो क्लासिफिकेशन दी है ना ट्राइब्स की, वो 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन दी है। जैसे नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में है, वेस्टर्न इंडिया में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। ओके, वो संतल्स, मुंडास ये सेंट्रल इंडिया में ट्राइब्स हैं। ओके, नॉर्थ ईस्ट में है मिडिल इंडिया में है जुआंग्स हैं। ओके, वेस्टर्न इंडिया में है बिल्स हैं, मीनास हैं। ओके, कौन्स हैं, सिद्धि हैं, वर्लीस हैं। साउथ इंडिया में टोडास हैं, कोटास हैं, बडगास हैं। ओके, तो ऑल ओवर इंडिया में ट्राइबल्स रिजाइड करते हैं। अब रेशियल क्लासिफिकेशन की बात करें, अब लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है ट्राइबल्स में।
रेशियल क्लासिफिकेशन भी है। सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या है ट्राइब, देखो ये ट्राइबल जो है वो एंडोगैमस ग्रुप है। ओके, इनमें यूनिटी भी होती है, कोऑपरेटिव यूनिट भी है ना। और ये ग्रुप्स में रहते हैं, सिंपल इनका पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इग्लिटेरियन इन नेचर होते हैं मोस्टली ट्राइब्स, क्योंकि ये मोस्टली ये ब्लड रिलेटिव्स होते हैं या फिर ये रिलेटिव्स होते हैं थ्रू मैरिज। ओके, अब ट्राइबल की इकोनॉमी क्या है, सिंपल इकोनॉमी है इनकी, बार्टर सिस्टम है, सेरेमोनियल एक्सचेंज करते हैं, कॉमन इनका डायलेक्ट है, एक पर्टिकुलर जो है वो उनकी कॉमन टोपोग्राफी है। ओके, अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ठीक है, तो जो ट्राइब्स हैं असम के, कईयों की डेमोक्रेसी, कई ट्राइब्स में डेमोक्रेसी है, कई ट्राइब्स में चीफ्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे खासिस है मेघालय के, है ना, खासिस का नाम सुना होगा। तो पहले क्या होता था, जो 25 इंडिपेंडेंट खासी स्टेट्स थी, तो चीफ था इनका, चीफ को हम ये बोलते हैं सीम, SIEM, सीम, खासिस। इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। कई ट्राइब्स के कोई चीफ ही नहीं है। ओके, जैसे संतल्स हैं, मेलर्स हैं, सेंट्रल इंडिया ट्राइब्स हैं। तो विलेज का हेडमैन होता है जिसको हम बोलते हैं मांझी, मांझी, मांझी। ओके, अब प्रॉब्लम्स की बात करें ट्राइब्स की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लैंड एलिमिनेशन की प्रॉब्लम है, ओके, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है, इनकी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है, कल्चर डिस्टिंक्ट है, तो इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आती है। ये अपने आप को उनकी इन्फीरियर समझते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग समझते हैं। ओके, और गवर्नमेंट मेजर्स तो हैं लैंड रिलेशन के, खाका रिपेटी की रिकमेंडेशन है। ओके, तो कुछ लॉज हैं ट्राइबल्स के लिए, जैसे पीसा है 1996, लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013, एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ये खाका की रिकमेंडेशन है। ओके, बॉन्डेड लेबर भी है ट्राइब्स में, जैसे जुआंग है उड़ीसा के, उनमें बॉन्डेड लेबर है, गौती सिस्टम प्रेवलेंट है उनमें, लिटरेसी है, एजुकेशन पुअर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई अंडर एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का इशू भी है, फीमेल इन्फेंटिसाइड अभी भी प्रेजेंट है, फीमेल चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हाई है। मेजर्स तो लिए गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट जैसे लिटरेसी, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन है, रूरल हेल्थ मिशन है, अर्बन हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन है, ट्राइबल सब प्लान है इसके लिए और ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। ओके, अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं कई, है ना, तो अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे स्टेट्स में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है ना, एक आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट है, उड़ीसा में प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो डैम्स एंड कंस्ट्रक्शन है, इसकी वजह से हजारों लोग डिस्प्लेस हुए हैं, और इनमें से मैक्सिमम लोग जो ट्राइबल्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें पोलवरम प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, पोलवरम प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके,
ये भी एक और फॉरेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006, इनको ये एक्ट जो है वो ट्राइबल्स को राइट प्रोवाइड करता है कि वो फॉरेस्ट से ले सकें। ओके, अर्बनाइजेशन हुई है। अर्बनाइजेशन होता है कि जब ज्यादा लोग अर्बन एरियाज में सेटल होना शुरू हो जाए, अर्बन बेस्ड एरियाज में, ठीक है। और क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है कि जैसे इकोनॉमी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है एग्रीकल्चर इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, इकोनॉमी को जाना, इकोनॉमी का जाना, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अर्बन एरियाज में सेटल हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ से कईयों को तो नौकरियां भी मिली हैं, कईयों को अर्बनाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जॉब नहीं मिली है, लेकिन कई लोग बेकार हुए हैं, डिस्प्लेस्ड हुए हैं, लेकिन उनको प्रॉपर रिहेबिलिट नहीं किया गया है। ओके, आप क्या देखो प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल, बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, बैकवर्ड क्लासेस हैं। ओके, आप देखा ये शेड्यूल कास्ट किनको बोलते हैं। आर्टिकल 3, आर्टिकल 36 सब सेक्शन, आर्टिकल 366 सब सेक्शन 25 डिफाइन करता है शेड्यूल कास्ट को। वो सारे ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट ऑफ और ग्रुप्स विथ इन सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो आर्टिकल 366 सेक्शन 26 वो कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हम उन सारी ट्राइब्स को बोलेंगे जो कि कही गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 342। ओके, अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अब इनकी एक्सप्लोइटेशन कैसे है। सो मेनी डिसेबिलिटीज है, इंडेप्टेडनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज है, पॉवर्टी है, एलिनेशन है, लिंग्विस्टिक डिसेबिलिटीज है, एजुकेशन डिसेबिलिटीज है। ओके, देखो तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑफ इंडिया एज डायरेक्टेड इन आर्टिकल 366 सब सेक्शन 25 कैन डिक्लेयर एनी कम्युनिटी। प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी कम्युनिटी को डिक्लेयर कर सकता है या फिर पार्ट ऑफ इट ट्राइब अंडर आर्टिकल 342 सब सेक्शन 1। देखो आर्टिकल 366 सब सेक्शन 25 बोलता है कि कोई प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी ट्राइब को या कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर सकता है अंडर आर्टिकल 342। सच कम्युनिटीज आर नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जैसे आर्टिकल 15 है, 29 है, बहुत सारे आर्टिकल्स। शेड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्वेशन है लोकसभा में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिजर्वेशन है स्टेट असेंबलीज में, पंचायत में रिजर्वेशन है, चाइल्ड लेबर की प्रोहिबिशन है, ट्राइब प्रोहिबिशन है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर, फोर्स्ड लेबर की प्रोहिबिशन है।
इंस्ट्रक्शंस जो है वो मदर टंग में होने चाहिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट भी आते हैं, उनके इंटरेस्ट की बात करता है आर्टिकल 29। ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, अब देखो नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, तो ये सारे प्रोविजंस हैं। ओके, एजुकेशनली इंपावर किया जा रहा है, इकोनॉमिकली इंपावर किया जा रहा है, सोशली इंपावर किया जा रहा है। ओके, सोशली तो सिविल राइट्स एक्ट है इनके लिए, शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है। ओके, अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जैसे पंचायती राज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, वो इनकी एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, सोशल एम्पावरमेंट के लिए, इनके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो इनके पास राइट्स हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 1906। ओके, रिजर्वेशन है इनकी एसटी की पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडीज में। ओके, तो आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, बिल्स, इंडियन ट्राइब्स की बात कर ले तो काफी सोशल चेंज एक्सपीरियंस किया है उन लोगों ने। सोशल चेंज कैसे? क्योंकि वो इंडिजिनस कल्चर और जो बॉर्डर्ड कल्चर है, दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, एथनिसिटी की बात है, उनके लिए डिफरेंट ग्रुप्स है जिनका कॉमन कल्चर है, कॉमन लैंग्वेज है ना। तो एथनिक के बेसिस पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट्स है उनका कहीं ना कहीं एथनिक ओरिजिन है, वो अपने आप को अंडर प्रिविलेज्ड मानते हैं, वीक मानते हैं, एक्सप्लॉइटेड मानते हैं एट द हैंड्स ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटीज। पंजाब में एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, और उनके छत्तीसगढ़ है, झारखंड मूवमेंट्स हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जब मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन हुई वहां पे, तो ट्राइबल्स जो लोग वहां पे डिस्प्लेस हुए, उनमें से मैक्सिमम लोग ट्राइबल्स थे, तो उनकी जो रिलेशन था फॉरेस्ट के साथ वो चेंज हो गया। तो फिर झारखंड मूवमेंट शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ मूवमेंट शुरू हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़्यादा इनकी एक्सप्लोरेशन हुई, बेनिफिट नहीं हुआ इनको, तो उसकी वजह से ये मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किया। तो छत्तीसगढ़ अलग से स्टेट बनी, झारखंड अलग से स्टेट बनी, उत्तराखंड जो है अलग से स्टेट बनी, लिंग्विस्टिक के बेस पे बनी, कल्चरल के बेस पे बनी। ये अपने आप को डिस्टिंक्ट मानते हैं, अलग कल्चर मानते हैं, अलग कल्चर के मानते हैं। अब जो बोडो मूवमेंट है, नागा मूवमेंट है, ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, है ना। अब एंथ्रोपोलॉजी ने ट्राइबल की स्टडीज भी की हैं, चाहे वो बहुत सारे कंसेप्चुअल आए हैं ट्राइबल विलेज स्टडीज के, वेस्टर्नाइजेशन की है, सेंसिटाइजेशन की है, हेमंत श्रीनिवासन ने ट्राइबल कॉस्ट कॉन्टिन्यूम की स्टडी की है, सैक्रेड कम्प्लेक्स बौद्ध क्या की स्टडी की है एलपी विद्यार्थी ने, लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, यूनिवर्सलाइजेशन, प्रोकलाइजेशन, इन सब की स्टडी की है मैकिम मेरिट एंड मिल्टन सिंगर ने। तो विलेज स्टडी से विलेज के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं
लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज है उनको हाईलाइट किया है और उनको एड्रेस करवाने की कोशिश भी की है। पंचायत का एक्सटेंशन हुआ है तो शेड्यूल्ड एरियाज, पीसा जिसको बोलते हैं, एक्ट 1996, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इन इंस्टीट्यूशंस का जो है वो इम्पैक्ट हुआ है ट्राइब्स के ऊपर। कश्मीर में एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, अनरेस्ट है ट्राइबल कम्युनिटीज में, रीजनलिज्म है, रीजनलिज्म ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, कई तो फुल स्टेटहुड की डिमांड करते हैं, कई सेशनिज्म की डिमांड करते हैं, कई ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, बॉर्डरलैंड की डिमांड करते हैं। अब जो जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनका ट्राइबल्स के ऊपर बड़ा ही असर हुआ है। कईयों ने सोशल चेंज आया है इसकी वजह से, कस्टम्स को अडॉप्ट किया है, ट्रेडिशंस को अडॉप्ट किया है, फेस्टिवल्स को अडॉप्ट किया है। ओके, हिंदुइज्म का काफी इम्पैक्ट पड़ा है। इनके बॉस ने थारू जो है, थारू एससी रॉय ने बताया कि औरवान्स जो है वो इन्होंने अपने पहले वो सन गॉड की वर्शिप करते थे, फिर शिवा और पार्वती को मानने लगे, और एससी रॉय ने कहा। ओके, अब थारू है, हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अडॉप्शन, इनके बॉस ने स्टडी की, इसमें बताया कि किस तरह से हिंदूज का इम्पैक्ट पड़ा है ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर। थारू क्षत्रिय कल्चर अडॉप्ट कर लिया। एचके श्रीवास्तवा स्टडीज की हैं, ठीक है। बुद्धिज्म का काफी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि बुद्धिज्म बिलीव करता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में है, बुद्धिज्म के प्रैक्टिसेस भी है, गोम्पास, इनके बुद्धास इमेजेस देखने को मिलती हैं ट्राइबल एरियाज में। गोम्पास आर ओवरसीन बाय सैक्रेड स्पेशलिस्ट होते हैं, लामास, वो देखते हैं इनको। एग्जाम्पल ऑफ कोएग्जिस्टेंस। ओके, क्रिश्चियनिटी का ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। इस्लाम का ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। है ना, बहुत सारे लक्षद्वीप के ट्राइब जो है ना, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए सूफी सेन की वजह से, लक्षद्वीप के। ट्राइबल कम्युनिटीज इन अदर कंट्रीज है। फिर ये हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, एनजीओ का क्या रोल है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स क्या है ना, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट क्या है। अब अप्रोचेस क्या है टू स्टडी ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। आइसोलेशनिस्ट अप्रोच कहते हैं कि ईबी टाइलर ने कहा कि ट्राइब्स को अपने जैसे वो रह रहे हैं उनको वैसे ही रहने दो। जे जे हटर ने कहा, जे जे वेरियर एल्विन ने कहा, ठीक है। जीएस गुरे ने कहा कि ये बैकवर्ड हिंदूज हैं और इनका एसिमिलेशन अप्रोच होना चाहिए, जीएस गुरे ने दी। वेरियर एल्विन ने कहा कि नेशनल पार्क्स बनने चाहिए जहां पे ट्राइबल पीपल जो है वो सेफली रह सकें विदाउट बीइंग विक्टिमाइज्ड। वेरियर एल्विन ने कहा, आइसोलेशनिस्ट अप्रोच कहते हैं, उसका एसिमिलेशन अप्रोच आई, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्रोच आई।
अप्रोच जो इंटीग्रेशन है वो ये एक मिडिल अप्रोच है, और ये असिमिलेशन और जो है वो आइसोलेशन के बीच में फॉल करती है। ठीक है, तो इसके जो एडवोकेट्स थे वो नेहरू थे और एल्विन थे। ये ट्राइबल डेवलपमेंट, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करी है। अब ट्राइबल सब प्लान भी आता है। ट्राइबिक्स जो सब प्लान था वो ट्राइबल्स की डेवलपमेंट के लिए था। वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इसको इंक्लूड किया गया था। तो किसने ये रिकमेंडेशन दी थी? एलपी विद्यार्थी ने। ओके, तो फंड्स जो मिलने चाहिए वो होने चाहिए इन प्रोपोर्शन टू द जितनी एसटी पॉपुलेशन है स्टेट की। आप ट्राइबल्स ने रूरल डेवलपमेंट में कैसे की, है ना। एंथ्रोपोलॉजी देखो, जो हॉलमार्क है, होलिस्टिक व्यू है एंथ्रोपोलॉजी का, कल्चरल रिलेटिविज्म है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। तो तो ये एक इंपॉर्टेंट फील्ड है। क्यों? ट्राइबल इन डेवलपमेंट इंडिया। ट्राइबल्स, तो ट्राइबल के कल्चर को अंडरस्टैंड किया, ट्राइबल के बिलीफ सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, है ना, ट्राइबल राइट्स की बात की। इनकी रिकमेंडेशन के वजह से, इनके रिकमेंडेशन के बाद ही कहा गया कि इनका इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम जो है उसका वो एक डेटाबेस बनना चाहिए और इनकी नॉलेज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि ट्राइबल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, मेडिसिन है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इनइक्वालिटीज जो है उसको एड्रेस करना चाहिए। ट्राइबल की एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन किया, स्किल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन किया। ओके, अब रीजनलिज्म को स्टैंड करने में हेल्प करता है, कम्युनलिज्म को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ट्राइबल्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ कि एक सिंपैथेटिक अप्रोच होनी चाहिए, एक होलिस्टिक व्यू होना चाहिए, और इनके कंसर्न्स को सिंपैथेटिकली डील करना चाहिए। चाहे वो रीजनलिज्म का इशू है, चाहे वो असैसिनेशन का इशू है, चाहे वो ऑटोनॉमी का इशू है, इनको इनके इश्यूज को इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। जैसे नर्मदा डैम बनने के बाद बहुत सारे ट्राइबल्स लोगों को डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड थी वो डिस्टर्ब होगी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स रिकमेंड किया एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ने। फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की, ट्राइबल सब प्लान की बात की। तो ये सारी चीजें आई ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, अगर हम बात करें रेशियो क्लासिफिकेशन, एच.एस. रिस्ले ने क्लासिफिकेशन दी, जिसमें उन्होंने इंडियन पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया डिफरेंट ग्रुप्स में। इंडो आर्यन की बात, इंडो आर्यन हो गया, आर्यो ड्राविडियन दिया, मंगोलो ड्राविडियन दिया, ड्राविडियन दिया, टर्को ईरानियन दिया, मंगोलॉइड दिया। तो ये क्लासिफिकेशन दी। तो कुछ शॉर्ट स्ट्रेचर के थे, कुछ लॉन्ग स्ट्रेचर के थे, कुछ ब्रॉड हेडेड थे, कुछ लॉन्ग हेडेड थे। टर्को ईरानियन, इंडो आर्यन, स्काइथो ड्राविडियन, मंगोलो ड्राविडियन, आर्यो ड्राविडियन, इंडो आर्यन, टर्को ईरानियन। ओके, टर्को ईरानियन जो थे ये लॉन्ग ब्रॉड हेडेड थे, अफगानिस हो गया। इंडो आर्यन कश्मीरी राजपूत, खत्री जाट्स राजपूत, लॉन्ग हेडेड थे, टॉल स्ट्रेचर के थे, फेयर कंप्लेक्शन था इनका। उसके बाद स्काइथो ड्राविडियन दिया। स्काइथो ड्राविडियन आगे मराठास के, टॉल स्ट्रेचर के हैं, मीडियम स्ट्रेचर के हैं, फेयर कंप्लेक्शन है इनका,
और मीडियम नोज है इनका। ओके, उसके बाद आर्यो द्राविडियन आए। आर्यो द्राविडियन उत्तर प्रदेश के लोग, शॉर्ट टू मीडियम हाइट के हैं, ब्लैक कंप्लेक्शन है इनका, लॉन्ग विद टेंडेंसी टुवर्ड्स मीडियम, मीडियम नोस है, ब्रॉड नोस है। मंगोलो द्राविडियन, मंगोलो द्राविडियन आगे वेस्ट बंगाल के, बंगालीस आगे, मीडियम स्टेचर के हैं, डार्क कंप्लेक्शन के हैं। मंगोलोइड आगे, द्राविडियन आगे, ये येलो कंप्लेक्शन के हैं। ठीक है, मंगोलॉइड क्या थे, इनके नोज भी शॉर्ट थे, शॉर्ट स्ट्रेचर के थे और मीडियम नोज थे इनके, और ब्रॉड थे इनके। बोडोस आ गए, लेप्चास आ गए, द्राविडियन आ गए, पंडियंस ऑफ संतल्स ऑफ छोटा नागपुर, पंडियंस ऑफ मालाबार कोस्ट। फिर उसके बाद गुहा की क्लासिफिकेशन आई, गुहा ने भी क्लासिफिकेशन की, इन्होंने नेग्रिटो इंट्रोड्यूस किया, नॉर्डिक्स इंट्रोड्यूस किया, वेस्टर्न ब्राचियोसेफेलिक, प्रोटोस्टोलॉइड, मेडिटेरेनियन, मंगोलॉइड क्लासिफिकेशन दी। जो निग्रोइड थे वो लक्षद्वीप आइलैंड में थे, जो मंगोलॉइड थे वो हिमालयन रीजन में थे, जो प्रोटोस्टोलॉइड थे वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, संतल्स, ओरमांस, मुंडास, नेग्रिटो। पंडियंस आ गए, इरुलास, पडार, साउथ इंडियन ट्राइब्स, नेग्रिटो। मेडिटेरेनियन आ गए, मेडिटेरेनियन थे ये लोग थोड़े मीडियम स्ट्रेचर के, मीडियम टू टॉल स्ट्रेचर, मेडिटेरेनियन। वेस्टर्न ब्राचियोसेफल्स, वेस्टर्न ब्राचियोसेफल्स थे ये उधर वाले, असम, उड़ीसा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले, वेस्टर्न ब्राचियोसेफल्स। गुजराती, बनिया, बंगाली भी थे इसमें। नॉर्डिक कौन से आ गए, पंजाब और यूपी के, राजपूताना, टॉल एंड वेल बिल्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद गुहा की क्लासिफिकेशन जो थी, उन्होंने कहा जितनी भी रेसेस थी वो फॉरेन ओरिजिन की थी, गुहा ने कहा। तो इस तरह ने कहा जो इंडो आर्यन रेस थी वो फॉरेन ओरिजिन की रेस थी, आर्यन रेस। तो उसके बाद सरकार ने क्लासिफिकेशन की, ऐसे सरकार ने एस्ट्रोलॉइड दिया, प्रोटोस्टोलॉइड दिया, मंगोलॉइड दिया, फार ईस्टर्न मुंदरी स्पीकर्स इनकी दी, इंडो आर्यंस, ऑस्ट्रोलॉइड्स, इंडो आर्यंस, ईरानोस्काइथियंस, मंगोलियन, फार ईस्टर्न मुंदरी स्पीकर्स। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, इंडो यूरोपियन ग्रुप है, इंडो द्राविडियन ग्रुप है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप है, और फोर्थ ग्रुप है टिबेटो चाइनीज ग्रुप है। तो जी ग्रेसन से इन्होंने फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया, इन्होंने सर्वे किया, जो क्लासिफिकेशन थी ना इंडियन लैंग्वेजेस की वो दी थी एलपी विद्यार्थी ने और विनय कुमार राय इन देयर बुक द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया बुक दी एलपी विद्यार्थी ने और बी के राय ने। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन की इंडियन लैंग्वेज की, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो जीए ग्रेसन जो थे उन्होंने चार जो है वो कैटेगराइजेशन की इंडियन लैंग्वेज की, ठीक है, जीए ग्रेसन। तो
इन्होंने जो लिंग्विस्टिक सर्वे किया इंडिया में फर्स्ट, इसका टाइटल था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब 8th शेड्यूल के मुताबिक हमारे 21 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में। ओके, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं और ऐसे टोटल लैंग्वेजेस जो है वो 121 है, और जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो 8th शेड्यूल में नहीं है। इसके अलावा 99 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब 4 वर्णास के बारे में बताया इन्होंने, ये पता है मेरे को। 4 आश्रम्स हैं, 4 वर्णास हैं, 4 पुरुषार्सा हैं, गुणास हैं। तो ये बेसिकली जो इंडियन स्ट्रक्चरल सिस्टम में ना ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हुई है। फोर क्लासेस दी हैं इसमें, ब्रह्मचार्य है, गृहस्था है, वानप्रस्थ है, सन्यासा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। तो ये स्ट्रक्चर है ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम का। ठीक है, तो संन्यास आश्रम है, तो अलग अलग आश्रम में अलग अलग जो है वो काम करने होते हैं, अपने ड्यूटीज है, अपने फंक्शंस है हर स्टेज के। इसमें पुरुषार्था भी आते हैं, रिनास भी आते हैं, कर्मा भी आता है, रिबर्थ भी आता है। अभी कास्ट बेसिकली क्या है? कास्ट एक एंडोगैमस ग्रुप है और एक सोशल हिरार्की है जिसमें लोगों को कैटेगराइजेशन की हुई है बर्थ के बेस पे या फिर ऑक्यूपेशन के बेस पे। तो जीएस गुरे ने स्टार्ट की बुक लिखी थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो इन्होंने फीचर्स दिया था कास्ट सिस्टम का, जिसको डिवीजन की हुई है सेगमेंट्स में। एंडोगैमस ग्रुप है, ऑक्यूपेशन फिक्स्ड है, हिरार्कीज है, तो ये सारी डिविजन्स हैं। ये फीचर्स दिए थे जीएस गुरु ने। अब डोमिनेंट कास्ट, श्रीनिवासन ने कास्ट सिस्टम को स्टडी किया, तो इन्होंने कहा कि एम.एन. श्रीनिवासन ने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया। तो इन्होंने स्टडी कहाँ पे की? रामपुरा विलेज था, जो मैसूर सिटी के पास में विलेज था एक रामपुरा विलेज, वहां पे डोमिनेंट कास्ट की स्टडी की। कास्ट मोबिलिटी है, जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम को स्टडी किया विलियम एच वाइजर ने। तो इन्होंने कहा एक 2 ग्रुप्स होते हैं, जजमान्स होते हैं, कॉमेंट्स होते हैं। तो एक बुक लिखी थी W एच वाइजर ने, द हिंदू जजमानी सिस्टम, ए सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इंटर रिलेटिंग मेंबर्स ऑफ ए हिंदू विलेज कम्युनिटी इन सर्विसेज। द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम, a socio-economic system interrelating of Indian village in services, of Hindu village community in services. तो ये बैकबोन भी है रूरल इकोनॉमी का, सोशल ऑर्डर का बैकबोन भी है। तो ये बेसिकली ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, उसके बाद ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम की स्टडी की एफजी बेली ने ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम को स्टडी किया, किसमें? कौंद एंड ओरिया में। तो इन्होंने कहा कि ये जो कौंद एंड ओरिया ट्राइब है, इनमें फीचर्स ट्राइब के भी हैं, तो इनमें फीचर्स कास्ट के भी हैं।
ट्राइब क्या है बेसिकली, इसको हम कैरेक्टर वो डिफाइन करें तो क्या है बेसिकली इग्लिटेरियन ग्रुप है, लेकिन कास्ट जो है वो हिरार्किकल है। लेकिन कौन और में फीचर्स हैं दोनों के। एफजी बेरे ने स्टडी की, सैक्रेड कम्प्लेक्स की स्टडी की एलपी विद्यार्थी ने, नेचर मैन स्पिरिट की कम्प्लेक्स एलपी विद्यार्थी ने स्टडी की। तो इन्होंने बुक लिखी थी द मिलर ए स्टडी इन नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, ठीक है। विलियम एच वाइजर ने स्टडी किया था द हिंदू जज्बानी सिस्टम, एक बुक लिखी थी। तो एक बेसिकली ट्रेडिशनल हिरार्किकल ऑक्यूपेशंस है। ओके, तो उसके बाद बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, इस्लाम का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी के ऊपर। पहले तो बताया गया कि ट्राइबल सोसाइटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब यह कि इंडियन सोसाइटी पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, इंडियन सोसाइटी पे देखो सोशल लाइफ पे इनका असर पड़ा, इकोनॉमिक लाइफ पे इनका असर पड़ा, ठीक है ना। इकोनॉमिक लाइफ पे क्या सा, बुद्धिज्म ने कहा कि ट्रेड होना चाहिए, फॉरेन लैंड्स के साथ ट्रेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। कास्ट इनइक्वालिटीज के लिए बोला बुद्धिज्म ने। इस्लाम ने और ज्यादा कम्प्लेक्सिटी दी, एथनिक कम्प्लेक्सिटी दी इंडिया में। तो इन्होंने कहा है कि अलग एथनिक सिस्टम होना चाहिए, जैसे इंडियन कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया है, वैसे ही एथनिक सिस्टम दिया इन्होंने, ठीक है। इसमें भी अपर स्टाटस थे, कुछ लोअर स्टाटस थे, जैसे साइयद्स हो गए, शेख हो गए, मुगल्स हो गए, पठान्स हो गए, ये अपर स्टाटा के थे और रूरल्स थे मंगदा मुस्लिम। ब्राह्मण जो थे वो सैयद्स बन गए, राजपूत जो थे वो मुगल शेख्स और पठान्स बन गए। ओके, सोशल लाइफ पे भी इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमिक लाइफ पे भी इम्पैक्ट हुआ। तो इकोनॉमिक लाइफ पे क्योंकि इन्होंने न्यूमरस सिटीज बनाई, इस्लाम ने फेवर्ड द न्यूमरस सिटीज एंड टाउन्स। ट्रेड के ऊपर फोकस किया, इंडियन मोनेटाइज किया इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है ना। तो इन्होंने एक रूलिंग क्लास बनाई फॉरेन ओरिजिन की, मुस्लिम्स ने। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वर्नेस दिया, ऐसा बुक्स में लिखा है, इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, अब क्रिश्चियनिटी ने एजुकेशन पे फोकस किया, क्रिश्चियनिटी ने से कन्वर्ट्स भी हुए बड़े। सोशल लाइफ पे इन्होंने अक्सर किया, कस्टम्स ट्रेडिशंस के ऊपर असर किया, इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर असर किया। इन्होंने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, एंटरप्रेन्योरशिप को इंट्रोड्यूस की, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो था, जो ब्रिटिश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो अभी भी इंडिया में रह गया, ब्रिटिश तो चले गए। कॉमन लॉस लेजिस्लेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की, लैंग्वेजेस एंड, ठीक है। तो अब देखें कि ग्रोथ कैसे हुई। तो इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। फॉर्मेटिव स्टेज आती है, कंस्ट्रक्शन स्टेज आती है, एनालिटिकल स्टेज आती है और लास्ट में आती है एवोल्यूशन स्टेज आती है। फॉर्मेटिव स्टेज में सर विलियम जोन्स थे, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को बनाया। ओके, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण किया। उसके बाद फिर बड़े सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स की स्टडी की। ओके, जैसे WHR रिवर्स,
ने टोडास जो थे नीलगिरी हिल्स के, उनकी स्टडी की WHO रिवर्स ने, याद रखना। AR रेडक्लिफ ब्राउन, उन्होंने अंडमान आइलैंडर्स की स्टडी की। एच एस ने ट्राइब्स और कास्ट ऑफ बंगाल की स्टडी की। अब कंस्ट्रक्शन फेज में एक डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बना कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। रेडक्लिफ ब्राउन हो, SC रॉय हो, गुरे हो, DM मजुमदार है, इराकोटी, इन्होंने सभी ने कंट्रीब्यूट किया, है ना। कंस्ट्रक्शन फेज में ये चीजें आई। अब एनालिटिकल फेज में बड़े सारे कंसेप्ट आए। LP विद्यार्थी है, DN मजुमदार है, MN श्रीनिवासन है, संस्कृताइजेशन पेलोकलाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए एनालिटिकल फेज में। ओके, ऐसे सरकार ने रेशियल ग्रुप्स की स्टडी की, जेनेटिक ग्रुप्स की स्टडी की। एनालिटिकल फेज में उसके बाद एवोल्यूशन फेज आए। ओके, एवोल्यूशन फेज ये सारी स्टडीज हुई। देखो, फॉर्मुलेशन हुई, फॉर्मेटिव स्टेज आई। अब कंस्ट्रक्शन फेज में MN श्रीनिवासन ने रामपुरा विलेज की स्टडी की, जैसे, और सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट एनके बोस ने स्टडी की। हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्जॉर्प्शन, कास्ट एंड ट्राइब्स इन इंडिया की स्टडी की। उसके बाद फिर एवोल्यूशन फेज आया, एनालिटिकल फेज आया। उसमें संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, प्रेकोलाइजेशन, इन सब कंसेप्ट्स की स्टडी हुई। ओके, तो ये चीजें जो है वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब जॉन हटन है, प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। जॉन हटन है, क्रिस्टोफर सीवी हेमनडॉर्फ, EB टाइलर, बैरियर एल्बिन, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटे, इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। ओके, हटन ने स्टडी की सीमा नागास के ऊपर स्टडी की हटन ने। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी था, एडमिनिस्ट्रेटर भी था इंडियन सिविल सर्विस में। हेमनडॉर्फ ये थे ऑस्ट्रियन इथनोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने भी नागास की स्टडी की, चंगचूस की स्टडी की। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटे, जिन्होंने फर्स्ट पैरालिथिक टूल एस्टेब्लिश किया इंडिया में, डिस्कवर किया। उसके बाद इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी आए, MN श्रीनिवासन, DN मजूमदार, SC दुबे, GS गुरे, SS सरकार की रेशियल्स की स्टडी की, कास्ट की स्टडी की, रूरल इंडिया की स्टडी की, विलेज की स्टडी की, और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था वो इंडियन सोशल सिस्टम का, उसको स्टडी किया। मिल्टन सिंगर, मैकमेरिट ने यूनिवर्सलाइजेशन, पेरिकोलाइजेशन की स्टडी की, लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन का कंसेप्ट दिया, है ना। इंडियन विलेजेस की स्टडी हुई। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो थी इंडिया में, ठीक है ना, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, उनकी स्टडी हुई। अब इसमें इंडोजेनियस एंड एक्सोजेनियस प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज आया, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, पंचायती राज सिस्टम आया, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया आया। इसमें इम्पैक्ट मीडिया ने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, ट्राइबल्स की जो प्रॉब्लम्स उनको हाईलाइट किया। अब जो सोशियो कल्चरल चेंज था, एक्सोजेनियस हो या एंडोजेनियस हो, उसको एक्सप्लेन किया MN श्रीनिवासन ने, विलियम एच वाइजर ने,
ओके, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आए बड़े सारे, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने कायाकल्प किया ट्राइबल सोसाइटीज का, उनको सोशल कल्चरल एस्पेक्ट को स्टडी किए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को स्टडी किया, पॉलिटिकल लाइफ को स्टडी किया, रिलीजियस सिस्टम को स्टडी किया, उनकी ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम, ट्राइबल की मेन स्ट्रीम सोसाइटीज के साथ इंटरेक्शन को स्टडी किया, और बुक्स लिखी, इथनोग्राफी, इथनोलॉजीज लिखी, इथनोग्राफीज लिखी। ओके, तो इन सब चीजों का जो है वो स्टडी हुआ डिटेल में, चाहे वो एस.सी. रॉय ने ऑरवान की स्टडी की कि कैसे वो उन्होंने अपने सन गॉड को रिप्लेस कर दिया शिव और पार्वती को, पार्वती से, और सूर्य देव, इनको देवता बोला जाने लगा। ओके, अब सोशल चेंज किसको बोलते हैं? ये मॉडिफिकेशन है इन वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल, करना और सोचना कि बेस जब चेंज हो जाते हैं, सोचने के बेस जब चेंज हो जाते हैं, या करने के बेस जब चेंज हो जाते हैं, तरीके चेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल चेंज। ओके, देखो हुआ क्या, मीडिया जो है वो क्या करता है, कल्चर को अक्वायर करने में हेल्प करता है, सोशल इंपार्टिंग नॉलेज, स्किल्स इंपार्ट करने में हेल्प करता है मीडिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत मिशन एड्स थ्रू विद्या बालन एंड अमिताभ बच्चन, तो ये मीडिया का डेवलपमेंट प्रोग्राम की सक्सेस बनाने में हेल्प करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हेल्प करने में हेल्प करता है, हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है वो प्रमोट करने में हेल्प करता है, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में हेल्प करता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है, कल्चर को इनकलकेट करने में हेल्प करता है, हेल्थ एंड सैनिटेशन को प्रमोट करने में हेल्प करता है, सोशल इवल्स जो सोसाइटी में प्रेजेंट है उसको हेल्प करने में, उसको करने में हेल्प करता है, बिहेवियरल चेंज आती है लोगों में, जैसे पीएम मोदी मन की बात से बिहेवियरल चेंजेस आई हैं लोगों में, एजुकेशनल कंटेंट प्रवाने में हेल्प करता है, फॉर एग्जाम्पल एडुसैट सैटेलाइट क्या है, एजुकेशन, स्मार्ट क्लासरूम्स के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्ल्ड के साथ, एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड करता है, तो ये मीडिया का रोल है। अब सोशल मीडिया जो है वो एटीट्यूड, यंगर जनरेशन के मॉरल एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है, तो ये सारी एडवांटेजेस है सोशल मीडिया की। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस, थैंक यू।